Hello everyone. We are students of Nirma University and this is our PHP project regarding timetable generator which will be generated automatically based on the input given by the user. So my friends Malay, Kartavya and I, we have collectively made this together made this project. So now my friend Malay will start the presentation. Thank you. So hello everyone, my name is Malay Jiani. My roll number is 20BC111. So this is our main project and ये हमारा पूरा होम पेज है जो index.php फाइल है वो यहाँ पे दो ऑप्शन है मेरे पास, वैसे तीन है, टीचर्स लॉगिन, एडमिन लॉगिन और मैं पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए जो भी अगर मेरे को टाइम टेबल डिस्प्ले करवाना है तो मैं करवा सकता हूँ। तो पहले मैं एडमिन लॉगिन में जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को यूजर नेम और पासवर्ड मिला है। तो ये लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 3-4 टीचर डाले हुए हैं, जैसे कि अजय पटेल, अनुजा नायर, रूपल कापड़ी और देवत व्यास। ओके, और उनके शॉर्ट नेम है और यहाँ पे टीचर्स आईडी डाली हुई है। अगर मेरे को यहाँ से डायरेक्टली डिलीट करना है तो भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। ओके, और यहाँ पे जो है एक न्यू टीचर यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो देखते हो टीचर्स नेम जैसे कि चंदन त्रिवेदी, ये टी कैपिटल टी से हमारे दरेक टीचर्स की आईडी स्टार्ट होनी चाहिए कंपलसरी। ये प्राइमरी की है तो सबके लिए यूनिक होनी चाहिए। यहाँ पे उनका शॉर्ट नेम जैसे कि चंदन त्रिवेदी है तो सी। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आ गया है। एक और टीचर ऐड कर देते हैं, अश्विन वर्मा। ओके, एक और भी टीचर आ गए जैसे अश्विन वर्मा। या ये हमारा है 8 टीचर के लिए। अगर मैं यहाँ पे दिखता तो ये तो यही पेज आता है और बाय डिफॉल्टली जैसे भी लॉगिन होगा एडमिन का यही पेज आएगा। सब्जेक्ट करते हैं। एड सब्जेक्ट में मैंने ऑलरेडी जैसे एडवांस जावा, लैम्प, ग्राफ थियरी, एडवांस डेटा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ओपी और ठोक, ये 4 डाले हुए हैं। और अकॉर्डिंग सेमेस्टर वो किस टाइप है, जिसके थियरी टाइप के और लैब टाइप के 2 ऑप्शन है हमारे पास। और यहाँ पे जो कोड है उनका यूनिक है और किस डिपार्टमेंट से, जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग से है। और यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि किसी को डिलीट करना है, पहले एक डिलीट ऑप्शन जैसे कि ओपी। अगर मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो मेरे पॉपअप मैसेज आता है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। ओके, तो देखते हैं कि वो डिलीट हो चुका है यहाँ पे। और एक सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं और जैसे कि ओपी ऐड करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस टाइप का है, जैसे इस बार हम लैब डालते हैं सेमेस्टर। तो यहाँ पे हम टर्म यहाँ पे ओट सेमेस्टर के लिए हम काम चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ 3rd, 5th और 7th 3 ही ऑप्शन है। ये 5th सेमेस्टर में डिपार्टमेंट तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपी लैब सेमेस्टर 5 आ चुका है। एक और लैब सब्जेक्ट डाल देते हैं, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट कोड 0030006। एक भी लैब है सेमेस्टर तो के 3rd डाल देते हैं यहाँ पे। और डिपार्टमेंट के कंप्यूटर यहाँ पे एड, तो ये भी ऐड हो चुका है डीएस। अब 8 क्लासरूम में जाते हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास 2 क्लासरूम है, जैसे कि C00303 और C301। अगर मैं यहाँ पे क्लासरूम ऐड करता हूँ तो जैसे कि C030 ऐड हो चुका है। एक और क्लास ऐड कर देता हूँ, C04। ओके, यहाँ पे अगर मेरे को डिलीट करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली डिलीट भी हो जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? अब अलॉटमेंट देते हैं कि किस फैकल्टी कौन से सब्जेक्ट में एलोकेट हुई है। जैसे कि एडवांस जावा में हम देख सकते हैं कि आईडी T02 अनुजा नायर सिलेक्ट ओके अलॉटमेंट हुआ है। लैंप में अजय पटेल, ग्राफ थियरी और ऐसे ही एएससी। तो दूसरे सब्जेक्ट जो भी है वो देखते हैं। तो पहले कि ठोक आ रहा है तो ठोक में ओके अश्विन वर्मा। ओके, जैसे यहाँ पे टोकन हो चुका है तो यहाँ पे देख सकते हो अब एक भी सब्जेक्ट नहीं रहा। ये थियरी सब्जेक्ट के लिए अलॉटमेंट है। अब इसे ही हम
यहाँ से अगर मेरे को डिलीट करना है, जैसे कि ग्राफ थियरी में डिलीट कराना है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली डिलीट भी करा सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा फिर से ग्राफ थियरी पे आपका अलॉटमेंट होना बाकी है। ओके, ये फिर से हो गया ग्राफ थियरी अलॉटमेंट। ओके, अब लैब में देखिए, लैब में अलॉटमेंट कैसे हो। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, ओपी और डीएस। मेरे पास दो ही थे लैब में, ओपी और डीएस। तो उसमें देखते तो ओपी में ओके, यहाँ पे डायरेक्टली अलॉटमेंट हो चुका है। और सॉरी, पहले से और डीएस चंदन त्रिवेदी। ओके, तो ये भी अलॉट हो चुका है। अब मेरे पास यहाँ पे एक भी सब्जेक्ट बाकी नहीं है। अब देखते हैं अलॉटमेंट ऑफ क्लासरूम। तो पहले देख लेते हैं कौन थे कि सेकंड ईयर के लिए मैंने ऑलरेडी एक 301 क्लासरूम दे दिया है। ठीक, तो थर्ड ईयर के लिए हम दे देते हैं कोई क्लासरूम, जैसे कि 303। फिर फोर्थ ईयर के लिए जैसे दे देते हैं 304। और एक फोर्थ जैसे कि 302। ओके, और जनरेट टाइम टेबल में चलते हैं। तो अगर यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आएगा, टाइम टेबल जनरेटेड। ओके, टाइम टेबल मेरा जनरेट हो चुका है। अब देखते हैं मैं किस फैकल्टी के लिए देखना है। जैसे कि अजय पटेल के लिए मेरे को अगर देखना है, तो मैं व्यू टाइम टेबल में तो देख लेते हैं। देखा तो कि अजय पटेल का है, यहाँ पे नाम लिख के आ चुका है कि उन वो कौन कौन से सब्जेक्ट में एलोटेड है, तो के लैम्प में और वो ओपी में। तो के जो ओपी है वो हमारी लैब पोर्शन है, तो वो यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों। ओके, और जो भी थियरी पोर्शन है वो यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे अगर सेमेस्टर वाइज देखने जाए, तो अगर 7 सेमेस्टर में हमें देखना है, तो व्यू टाइम टेबल में जाते हैं तो देख सकते हैं हमारे पास 7 सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो एडवांस जावा, लैम्प और टू। ओके, तो यहाँ पे जो भी इनका कोर्स कोड है वो लिखा हुआ है, और जो फैकल्टी इन्हें एलोटेड है उनका शॉर्ट नेम लिखा है, जैसे कि में अनुजाना है। ओके, यहाँ पे जो 3 to 5 पूरा हमारा लंच ब्रेक है। अगर कोई दूसरी फैकल्टी जैसे कि रूपल कापड़ी का देखना है, तो ओके, देख सकते ग्राफ थियरी में 3 एलोकेट हो चुके हैं उनको। ये क्लासरूम है 303, 303 हमारा क्लासरूम है। और ऐसे ही यहाँ पे डायरेक्टली लॉग आउट करती है। अब अगर मैं टीचर लॉगिन में जाता हूँ, तो मेरे को जो भी टीचर का देखना है, जैसे कि 003 डालता हूँ, तो लॉगिन। ओके, किनका है, तो क्या रूपल का, अपने ग्राफ थियरी, उनका डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास। ओके, अगर मैं पर्टिकुलर किसी सेमेस्टर का देखना है, जैसे कि 7 सेमेस्टर का, तो यहाँ पे आ गया, जैसे कि एडवांस जावा लैम्प कोठो। ओके, अगर जैसे कि मेरे को सेमेस्टर 5th का देखना है, तो यहाँ पे आ गया, जैसे कि ग्राफ थियरी, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ओपी जो हमारी लैब है। तो जैसे कि उसमें रूपल कापड़ी, देवक व्यास और अजय। ओके, सो जो कोड है वो मेरा फ्रेंड कर्तव्य पटेल समझाना स्टार्ट करेगा। हैंड ओवर टू। Hello, Zainab. Yes. Can you share the code for Yes. the add classroom form and okay. Can you see the code? Right now I am seeing Malay's screen. Can you see? Okay. This is the add classroom form, which will this script allows the user to add a new classroom to a database by submitting a form with classroom name. If the classroom name is valid, the script inserts it into the database and displays a success message. If the classroom name is invalid or if the form was submitted improperly, the script will display an error message. So now can you open the add classrooms.php file? Okay. So this is the PHP web page which allows users to add, view and delete classrooms. It includes table displaying classrooms information. When the user clicks the add classroom button,
a model will pops up and asking for the name of the classroom to be added. The user can then click the add button to submit the form. The code also includes JavaScript file functions to handle the delete button for each row of the table. When the user clicks the delete button, a confirmation message will appear, and if the user confirms, the row will be deleted from the database and the page will be refreshed. You can see the JavaScript code, CSS, and all. So now, can you please open add subject form.php page? Okay. So this PHP script will insert the subject into the subject databases. The script first checks if the form fields for a subject name, code, semester, department are set or not. If they are set, it will assign the form fields values to variables. If they are not set, it displays an error message and redirects to the add subjects.php page. Then it inserts the subject's detail into the subject's database, I mean table, using a SQL query. If the query is not successful, the subject will be added to the add subjects, not add subject form. The first one, add subjects. Okay. So this is the web page to add subjects to subject databases. There is a button called add subject. When when user clicks it, it opens a modal window that displays a form to add new subject. The form has fields for subject name, subject code, type, semester, and department. The type field is a drop-down list with two options: theory or lab. The semester field is also a drop-down list with 6 options for semester 3, 4, 5, 6, 7, and 8. And the department field is also a drop-down list with the 4 options: computer engineering, biomedical engineering, electrical engineering, and mechanical engineering. The form also has a submit button labeled add. Janam, can you please now open add teacher form.php file? Okay. So this file is this PHP script that insert a teacher's details into a MySQL database and create a new table for them. The script starts by checking if the required data is set in the post request. If it is, the script assigns the data to variables. If not, it will display an error message and terminates the script. Next, the script inserts the teacher's details into the teacher's table in the database. Then it creates a new table with the name of the faculty. I mean, new row with the name of the teacher's name, and add rows into for each day by the week.
Finally, if the query was successful, the script displays an error message. If not, if query was unsuccessful. Now, can you open add teachers.php? Okay. So this web page contains navbar, uh, a form to add teacher to a database, to a table to display the existing teachers. There is a button called Add Teacher. When it clicked, it opens a new model window. The model window displays a form with input fields for the teacher's name, ID, and their nickname or short name. Like if there's a teacher uh, called Kartav Patel, then short name or nickname will be KP, and a submit button to add the teacher to database. The form is defined using HTML form and input text. Finally, there is a table that displays existing table in the database. The table is defined using table tag, and table cells are defined using a TD tags. The table is populated dynamically using data from the database. The delete button in each row has a click handler that calls a JavaScript function to delete the corresponding teachers from the database. Now, Jainam will explain remaining PHP files. Jainam, So now we will see the code for allotting the subjects, classes, lab, and similarly to delete the corresponding values. So this is the PHP code for allotting the subjects. So now this is the menu bar which you can see, which the user will click the link on allotment, classroom, theory, lab, or whatever is the requirement. So this is for subject line. So first we will connect to the database. So when we'll connect to the database, it will include, we have a different file connection.php which will make a connection to the database. Now for subjects, we will select all the subjects. So this is the query for selecting all the subjects. Now until the number of rows which are existing in the subjects table, the rows, there will be a loop which will be running through the value, like if the row is allotted or it is the lab rather than the theory subject, so it will continue. Otherwise it will allocate to the my string variable the value of the subject code and name which the user will enter, and it will display the value. So similarly, the same thing is done for teachers to allocate the teacher that faculty code, unique code, and the same thing, that their name and their data will be displayed. Now this is the form for deleting. So to delete data for a particular teacher or subject or classroom, whatever it may be. So there would be, when the uh, deletion would be successful, there will be a pop-up window which will display that particular teacher or subject is deleted. Now we will see the PHP file for delete. So this is the code for delete. If there is subject code given, then the allocation will be 0. So the value will be allocated null. Similarly, those are this is the CSS just for the front end user UI part. Okay, and now we will see for allot classes. So similarly, the same way, the user will click on allot classes to allot the class for a particular, we can say the empty available classroom. So this was the navigation bar. Now we will get the value, the year, like first year, second year, third year, and class, like whatever is their division or
respective class. And we will give an SQL query, update classroom, set year and name. So status is given. So 0 means not allocated and 1 means allocated. So this would help the code to run efficiently. Now user can select the course, second year, third year, fourth year, whatever be the course in which particular year it belongs to. And the same thing which I explained earlier, connection is established, and then query for displaying all the classroom. And if there is a particular allocated value, then it will continue, like the status would be 1. So it would continue that it is already assigned. Otherwise, the value will be assigned to another variable with the name and that row ID. Now allot button is given. When the user will click on allot button, the form would be submitted to the allotment form. Now this is the function for delete. So what the delete will do, you can delete for a particular class location, that where would be its the particular class location, which block it belongs to. So here the window is displayed that after the deleting, deleted successfully. Otherwise, and before that, it will go to delete classes PHP file. So this is the delete classroom PHP file, where with the classroom ID, all the classrooms would be deleted. And this is the SQL that database connection query. Now, the same way, there is a file for allotment lab. If a particular subject is having a lab also, then they can choose from here the link for lab. And they will continue the same process as before, that a connection is established. Then particular here, we have written the SQL query subjects, and where the course type is lab. So that subject is also having lab, then those labs would be assigned, that which lab it belongs to. Now, if it is already allotted, then it will be continued. Otherwise, the value would be given by the user. And this is the connection established for teachers. The particular lab, which faculty is teaching that that particular lab. So here also is the same thing which we previously did, the faculty ID and name, and that would be displayed below. As we can see here, lab is allocated for this query update subjects. If it is 0 and allocated to none, then the subject code will be allocated to the respective teacher. This is the function for deleting. So we will get the value from the user, that what they want to delete, the particular value for it. And then will be there will be a pop-up window that allocated lab is deleted. This is the lab form, which is the form which is generated, as you can see here. If I click on allotment lab, then the form is displayed. So this is the PHP file for it, and the values inside it are we have written a query to get the value of the particular that element. This the box, the value inside it. So yes, allotment and deletion we have completed simultaneously. You can see the code for delete allotment also, where by subject you can delete. The same thing is done for the lab also. The lab, if when the user will that particular lab to delete is selected, and the teacher, the query will get the value from the database. And then if it is successful, then it will display a JavaScript window message. Through JavaScript we have done that it is deleted successfully. Otherwise, if the query does not exist, then or if there is a username or a password incorrect, then the similar value would be displayed, that the message would be displayed. Okay, so this was the thing regarding allotting subjects, classes, teachers, and labs, and for the same thing for its deletion. Now, my friend Malak, I continue with some of the validation part. 2 મિનિટ कर दे.
तो जैसे पता है कि टाइम टेबल जनरेट के लिए जो मेन चीज होती है उसका एल्गोरिदम होता है कि वो टाइम टेबल कैसे जनरेट करो, टाइम स्लॉट कैसे असाइन कर रहा है, कैसे चेक करे कि टीचर्स और क्लासरूम या फिर वो सब्जेक्ट के लिए अलॉटमेंट बाकी और वो फ्री है कि वो स्लॉट खाली है वो, तो वो जो पूरा एल्गोरिदम है वो देखते हैं हम। ओके, सो ये रहा वो PHP फाइल। तो पहले हम क्या कि दो क्लासेस बना रहे हैं, एक सब्जेक्ट और एक टीचर। जो सब्जेक्ट है उसमें हमने कौन कौन से जो वेरिएबल है, जैसे कि कौन सब्जेक्ट कोड क्या होगा, सब्जेक्ट एक पर सब्जेक्ट कितने क्लासेस हो गए, और वो कौन से सेमेस्टर में आता है, अलाइज मीन्स के जो भी टीचर उसमें असाइन हो गए वो उसका निकनेम क्या होगा, और फिर जैसे कि वो जो भी टीचर असाइन हो रहे हैं उसका आईडी क्या होगा। फिर दूसरा क्लास है टीचर, तो टीचर का खुद आईडी क्या है, वो कितने डेज पर डे पर वीक कितने डेज काम करने वाले हैं, कितने उनको लेक्चर है मिले हैं, और कौन कौन से क्लासरूम में है वो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे दो एरिया मैंने क्रिएट किए, सब्जेक्ट स्लॉट और एक एल आई स्लॉट। मतलब कि जो सब्जेक्ट है उसके लिए वो स्लॉट वहाँ पे आ जाएगा, वो मल्टी डायमेंशनल एरिया बन जाएगा। और एक नीम मतलब कि हमें जो हमारे पर्टिकुलर फैकल्टी है उसके लिए भी मैंने पूरा मल्टी डायमेंशनल एरे बनाया कि जो उनके लिए जो पर्टिकुलर स्लॉट है वो असाइन करेगा। यहाँ पे क्वेरी फायर की है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सब्जेक्ट। पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट का पूरा डेटा ले रहा हूँ, फिर यहाँ पे दो मैंने ऑब्जेक्ट एरे बनाए हैं, जैसे कि एक सब्जेक्ट क्लास, दो सब्जेक्ट क्लास का है, एक थियरी सब्जेक्ट के लिए और एक लैब के लिए। ओके, यहाँ पे काउंट इक्वल टू 0, मतलब कि जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, कितने सब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट आ रहे हैं वो काउंट करेंगे। यहाँ पे फिर देख जो भी यहाँ पे क्वेरी मैंने फायर करवाई थी वो यहाँ पे वाइल लूप में जाएगी, जितने भी नंबर ऑफ रोज है वहां तक वाइल लूप चलेगा। अगर वो यहाँ पे अभी हम थियरी पे काम करें तो अगर वो लैब है कोर्स टाइप तो फिर वो स्किप कर देगा। अगर वो थियरी है तो फिर पर्टिकुलर एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा टेम्पररी, उसमें कोर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट टीचर है उसको एलोकेट कर देगा। फिर और फिर क्या करेगा कि वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो उसके लिए अगर वो टाइम टेबल दिखा रहा है तो कौन से फैकल्टी के लिए है, तो उनका निकनेम क्या है वो फाइंड करने के लिए हमने ये किया है। ये पूरा कोड है यहाँ पे इसके लिए कि वो टीचर फैकल्टी का नंबर है, यहाँ से वो टीचर नंबर जनरेट करा के जो भी स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं, एरे ऑब्जेक्ट एरे है, तो वहाँ पे मेरा जो अभी जो ऑब्जेक्ट बना टेम्पररी वहाँ पे स्टोर रह जाएगा, और नंबर ऑफ जो काउंट है वो प्लस प्लस हो जाएगी, जिससे कि कौन सा सब्जेक्ट कितनी मतलब टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्या है वो हमें पता चल जाएगी। यहाँ पे मैंने देख लिया जैसे कि वेरिएबल डाल दिया सब्जेक्ट काउंट इक्वल टू काउंट। ओके, फिर यहाँ पे दूसरी क्वेरी फायर करवाई कि टीचर्स के लिए डेटा, टीचर्स का डेटा सेव करने के लिए तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स। ओके, फिर यहाँ पे टीचर्स का एक नया मैंने ऑब्जेक्ट एरे बना दिया जो टीचर क्लास से है। ओके, एक काउंट इक्वल टू 0 फर्स्ट से कहते हैं कि नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं वो। ओके, फिर यहाँ पे जैसे जितने भी रोज है वहां तक वाइल लूप चलेगा, और यहाँ पे वैसे आईडी और आईडी वो स्टोर करा जाएगा, और एक टीचर्स नाम के जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है वहाँ पे वो पर्टिकुलर ये टेम्पररी वेरिएबल स्टोर, टेम्पररी ऑब्जेक्ट स्टोर होता जाएगा, और फिर टीचर्स काउंट वहाँ पे फाइंड हो जाएगी। ओके, फिर ये जो लूप है वो जनरेट टाइम टेबल फॉर थियरी है, वो सभी क्लास के लिए मैक्सिमम 4 ही अलॉटमेंट कर रहा है अभी के लिए। तो जितने भी सब्जेक्ट है उनसे मल्टीप्लाइड बाय 4 तक मैं लूप चलाऊंगा। फिर अगर मेरे पास यहाँ पे ये जो है वो मतलब कि अगर मेरा टोटल 3 सब्जेक्ट है तो मेरा वो 4 3 4 12 हो गए। तो फिर अगर मेरा 4 आता है तो 4 मॉड्यूलो 3 जिससे मेरे को 0 तो 1 दे देगा, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये लॉजिक चल रहा है। फिर यहाँ पे जो सेमेस्टर है मतलब कि अगर मेरे पास सेमेस्टर है 6 है तो वो मेरे को 3rd ईयर देना चाहिए, अगर 7 सेमेस्टर तो 4th ईयर देना चाहिए। तो ये यहाँ पे लॉजिक है। यहाँ पे फिर हम क्या कर रहे हैं तो कि जो भी ईयर है जैसे कि कौन से क्लासरूम के लिए कौन सा ईयर यहाँ में एलोकेट किया था, वो जैसे जैनब ने दिखाया था कि ये क्लासरूम में जो एलोकेट कर रहे थे इस ईयर के स्टूडेंट यहाँ पे हो गए, तो यहाँ से हमने वो फेच करवाया है। फिर वो नंबर ऑफ रोज कर रहे हैं और क्लासरूम के हैं 30 नंबर ऑफ क्लासेस तक चलेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो फिर जैसे कि अभी ये टाइप टेबल मैंने किया तो देखो ये 1 2 3 4 5 ऐसे टोटल 30 टोटल स्लॉट है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं 30 तक चलाऊंगा मेरा फॉर लूप। फिर क्या चलता होता है कि यहाँ पे जो भी मेरा पर्टिकुलर ये स्लॉट है वहाँ पे मैं एक टीचर असाइन कर रहा हूँ, जो भी मेरा जो फर्स्ट फ्री टीचर है वो यहाँ पे डायरेक्टली असाइन हो जाएगी। ओके, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मॉड्यूलर 6 क्यों हो रहा है तो कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है तो क्या 6 है टोटल, मेरे को 6 में चाहिए, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ 6 है। तो यहाँ पे मैं करा रहा हूँ और यहाँ पे आर इक्वल टू मेरा मतलब जो रो काउंट है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा।
ओके। फिर चेक करेगी अगर वो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट उस सेमेस्टर के लिए अगर वो कॉलम और उस रो के लिए अगर खाली है तो ही यहाँ पे नीचे जाएगा, वरना वो कंटिन्यू करके आगे चला जाएगा। सेम टू सेम अगर टीचर में भी अगर वो सेमेस्टर के लिए उस पर्टिकुलर कॉलम में और रो में अगर वो टीचर सब्जेक्ट के टीचर सब्जेक्ट के लिए फ्री है तो ही वहाँ पे होगा, वहाँ पे वो वरना कंटिन्यू हो जाएगा। फिर क्या करें, चेक कर रहे हैं कि अगर वो एग्जिस्टिंग सेम डे है कि नहीं। मतलब कि अगर हम यहाँ पे देखते कि यहाँ के क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे मेनली अब असाइन हो रहा है, चेक करते हैं कि वो सेम सब्जेक्ट वो वही वहाँ उसी दिन पे नहीं आ रहा है ना। हम क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि पर्टिकुलर डे पे एक ही सब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे वो उसके लिए लॉजिक है, अगर वो यहाँ इस एक पर्टिकुलर एक उस दिन के लिए एक ही सब्जेक्ट आ रहा है तो फिर यहाँ पे वो सब्जेक्ट एलोकेट हो जाएगा, अदरवाइज वहाँ पे फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। या फिर हम क्या करें, जैसे कि सब्जेक्ट है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हम डाल रहे हैं कि कितने क्लासेस उस सब्जेक्ट के लिए बने हैं। फिर यहाँ पे वो सब्जेक्ट स्लॉट डालेंगे जैसे कि सेमेस्टर वन को। फिर जो भी टीचर को असाइन हो जाए उसका अलाइज मतलब वो जो निकनेम है वो आ जाएगा, वो टीचर है उसका इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंगली डेज और आ जाएंगे और कौन से क्लासरूम में है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि चेक की एम्प्टी क्लासेस कितने हैं वो सेमेस्टर में सेमेस्टर के लिए। ओके, तो फिर क्या हो रहा है कि अगर तो जो भी एम्प्टी क्लासेस है यहाँ पे हम डैश डाल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से हमने ऐसा जो डैश डाले मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, ए सेमेस्टर वाले जो टाइम टेबल हम सेमेस्टर वाइज जो भी टाइम टेबल व्यू करवा रहे हैं उसमें, और अकॉर्डिंगली अगर टीचर के लिए हम करवा रहे हैं तो वहाँ पे भी वो डैश डाल देंगे, जैसे कि ये हमने टीचर के लिए दिया तो यहाँ पे तो डैश आ गया है। ओके, फिर हम उसी सेम वो हमने थियरी के लिए किया तो वैसे हम लैब के लिए करेंगे। तो फिर से मैंने सब्जेक्ट कर दिए, अगर वो लैब नहीं है तो यहाँ पे वो कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब थियरी है तो वो कंटिन्यू हो जाएगा सेम टू सेम जैसे हमने थियरी में किया उसी तरह से। यहाँ पे लैब के लिए पहले डेटा ले लेगा और उनके लिए एक जो भी टीचर है वहाँ पे जैसे हमने एलोकेट किए थे कि थियरी एलोकमेंट और लैब एलोकमेंट, उसके अकॉर्डिंगली उसका एक जो निकनेम है वहाँ पे उसके डेटा क्या वो जो एरे है मल्टी डायमेंशनल उसमें चला जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि दर एक लैब पर्टिकुलर एक लैब के लिए दो ही आने चाहिए, मतलब 2 ही घंटे आने चाहिए, और तो एक वीक में 2 ही आने चाहिए उसके लिए लैब। तो उसके लिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 करवाया है। फिर सेम टू सेम लॉजिक उसी तरह से है। अब चेक करवाया कि टीचर फ्री है कि नहीं है। ओके, अगर यहाँ पे अगर वो सब्जेक्ट स्लॉट ऑलरेडी एलोकेटेड है तो फिर कंटिन्यू हो जाएगा, अगर वो टीचर भी एलोकेटेड है तो भी वो कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, अगर वो फ्री है तो डायरेक्टली वो प्रैक्टिकल के लिए वहाँ पे असाइन कर देगा। अगर देखे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल वाला हमें, तो वहाँ पे जितने भी डैश है वो यहाँ से आ रहे हैं, जैसे कि जब ये करते हैं कि कौन कौन से एम्प्टी स्लॉट्स है। ओके, ये सेमेस्टर के लिए है कि सेमेस्टर वाइज से प्रिंट करें तो यहाँ पे डैश वहाँ पे आ जाएगा, अगर एम्प्टी स्लॉट है सेम टू सेम टीचर्स के लिए भी वही होगा। ओके, अब क्या करा थे, ये सब जो है वो जनरेट करने के अब मेरा डेटाबेस में स्टोर करवा रहा हूँ कि जो टाइम टेबल मेरा बना उस सेमेस्टर के लिए और उस पर्टिकुलर टीचर्स के लिए। ओके, तो मैंने कौन कौन से डेज है जैसे कि मंडे टू फ्राइडे टोटल नंबर ऑफ डेज ये एक एरिया में ले लिए। ओके, अभी हम क्या करें तो कि अब हमारा टोटल और सेमेस्टर चल रहा है तो हमने और सेमेस्टर के लिए काम कर रहे हैं। तो देखिए डेटाबेस में जो भी उस सेमेस्टर के लिए पर्टिकुलर टेबल है वहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा, जैसे कि अपडेट डेटाबेस टेबल पीरियड। तो जब जो भी सब्जेक्ट के लिए एलोकेट हुआ सब्जेक्ट स्लॉट है वहाँ पे डायरेक्टली असाइन कर देगा। और नीचे क्या आ जाएगा, जैसे कि देखिए तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट कोड है तो सब्जेक्ट कोड दिख रहा है, और उसके नीचे जो फैकल्टी है उनका जो सॉरी जो क्लासरूम है वो दिख रहा है, तो यहाँ पे वो आ जाएगा जैसे कि हाँ ओके, तो ये जो क्लासरूम है वहाँ पे वो आ जाएगा। फिर ऐसे ही सेविंग टीचर्स टाइम टेबल इनटू डेटाबेस। ओके, अगर अब वे जैसे हमने ऑलरेडी एक सेमेस्टर का देख लिया तो अकॉर्डिंगली टीचर्स के लिए तो जितने भी टीचर्स हैं उनके सारे सबके लिए। ओके, वो टीचर का जो भी पर्टिकुलर आईडी होगा उसके अकॉर्डिंगली हमने हमेशा टाइम टेबल एक नया डेटाबेस में टेबल डाल रहे हैं, तो उसमें भी एक अपडेट कर देगा जैसे कि उसमें कौन से टीचर आया है, उसका सब्जेक्ट कौन सा आया है और कौन से क्लासरूम में है वो। ओके, तो ये मेनली हमारा एल्गोरिथम है। ओके, फिर देखते हैं कि जनरेशन हमने जो ये पूरा जो है जनरेट टाइम टेबल करके वो किस तरह से काम कर रहा है। तो अगर सेशन क्या ये सब तो नेविगेशन बार है वो। ओके, जैसे मैं यहाँ पे जनरेट बटन पे क्लिक करूंगा ऐसा ही मेरा algo.php मतलब जो मेरा एल्गोरिथम मैंने जो एक्सप्लेन किया वो रन हो जाएगा और मेरा टाइम टेबल जनरेट करके मेरे को दे देगा। ओके, अब यहाँ पे मेरा पहला ऑप्शन है कि कौन मेरे को पर्टिकुलर टीचर्स के लिए डेटा में
सॉरी पर्टिकुलर टीचर्स के लिए मेरे को अभी टाइम टेबल डिस्प्ले करवाना है। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो टीचर्स है उसको सबको डिस्प्ले करा हूँ कि कौन कौन से टीचर है जो है वहाँ पे। ओके, और जो भी टीचर हो गया उसका वो फैकल्टी, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में मेरे को सब फैकल्टी नंबर उसका नेम है वो डिस्प्ले करवा देगा। और जैसे भी मैं वहाँ पे जैसे कि मैं व्यू टाइम टेबल डालूंगा, वहाँ ऐसे ही वो जनरेट टाइम टेबल करके फिर से यहाँ पे आ जाएगा और जो भी है उसके लिए वो अकॉर्डिंगली मेरे को टाइम टेबल जनरेट। हाँ, ओके, अकॉर्डिंगली मेरे को जो भी फैकल्टी मेरे को सिलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंगली वो मेरे को डिस्प्ले करके देगा। एक वैसे ही अगर मेरे को कौन से सेमेस्टर के लिए जनरेट करवाना है, जैसे कि मेरे पास जितने भी ऑप्शन है तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हम यहाँ पे 3 to 8 सेमेस्टर ले रहे हैं। तो उनका यहाँ पे उसमें जो भी मैं सिलेक्ट करूँगा उसका वेरीफायर होगी और वहाँ से उसके लिए डिस्प्ले मेरे को हो जाएगा। या जो मेन डिस्प्ले टेबल हो रहा है उसका लॉजिक यहाँ पे, जैसे कि हाँ, ओके, अगर देखते हैं कि अगर वो पहले से अगर उसे ये रहा, जैसे कि मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे सबके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सबके लिए यहाँ पे आ गया है। और एक डेटा लेता जाएगा हमारा जो डेटा बेस है उसमें से, और एक एक करके वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। ये हमारा टेबल प्रिंट हो रहा है पूरा वहाँ पे। ओके, अब देखते हैं ये स्टूडेंट वैलिडेशन डॉट php क्या है। हमने देखा था कि अगर मैं यहाँ पे मेरा होम पेज में आता हूँ तो मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट सेमेस्टर करके एक ऑप्शन है और व्यू करते हैं जो डायरेक्टली मेरे को ऑप्शन देता है। तो यहाँ से होता है जैसे कि मेरे को जो भी अभी सेमेस्टर है, जैसे हमने हमारे एडमिन पेज में देखा था कि वो पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए डिस्प्ले करवा रहा है, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। इसमें भी सेम टू सेम टेबल डिस्प्ले हो रहा है पर वो पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए हो रहा है। टीचर फॉर्म में देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टीचर लॉगिन करके देखा था कि जैसे कि रूपल कापड़े में हमने देखा था कि वो पर्टिकुलर लॉगिन करते हैं। तो अगर वो जैसे कि यहाँ पे टीचर पेज पे ओपन होगा उनके लिए उनका जो भी फैकल्टी का जो आईडी है वो पूछेगा और वो डायरेक्टली व्यू का ऑप्शन आ जाएगा। तो उनका जो टाइम टेबल है वो मेरे को डायरेक्टली देखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ पे जो उसका वैलिडेशन है वो चेक करेगा कि वही जो टीचर आईडी है वही है। अगर वो नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर चलेगा इनवैलिड फैकल्टी number, please try again. Okay, so this is from my side. Let me hand over to Chainam Patel. So this was our project regarding generating timetable automatically with the user data. So it reduces human efforts. And thank you for watching the video. I hope you like it, and any suggestions are welcome. Thank you.